ईस्ट में लिखिए आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ईस्ट में, आलमगीरपुर के ब्रैकेट में लिखिएगा पश्चिमी यूपी, वेस्टर्न यूपी में आलमगीरपुर था। और वेस्ट में लिखिए सुतका गेंडोर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर को लिखिए बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में, बलूचिस्तान PAK पाक। अब देखिए 1 मिनट के अंदर याद होगा, थोड़ा खाली गौर कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। सर इसकी उत्तरी सीमा कहां है? मांडा। और दक्षिणी? अब देखिए याद करने में आसान, 2 से दक्षिण, 2 से नब्बे हुआ ना, हिंदी इंग्लिश मिला के चलिए, 2 से दक्षिण और 2 से क्या हो गया? तो हड़प्पा की दक्षिणी सीमा क्या थी? और उत्तरी महाराष्ट्र तक गया है। इसका मतलब गुजरात था कि नहीं? ज्योग्राफी कमजोर, पता ही नहीं कि गुजरात ऊपर है कि महाराष्ट्र। निश्चित है, निश्चित है। तो इसलिए आप देखिए महाराष्ट्र तक गया, इसका मतलब केरल में है ये, महाराष्ट्र कर्नाटक में, तो साउथ में नहीं गया, मुख्यतः किधर रहा? उत्तर में ही ना, उत्तर में ही रहा। इसकी उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी दायमाबाद, पूर्व में आइए आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किधर हो गया? पूरा पी आया उसमें भी, इसमें भी पूर्व। पश्चिम वो नाम ही है पाकिस्तानी। भारत में चुनाव है, डरा हुआ है पाकिस्तान, उसको डर है कि फिर एक बार पीटेगा ये हम लोग को, क्योंकि वो जान रहा है कि मोदी जी को एहसास हो गया कि अभी जो पीटे थे फरवरी में पब्लिक भूल गई है। इसलिए आज का वो इलेक्शन देख रहे हैं कि आज ठीक ठाक वोटिंग हुआ कि नहीं हुआ होगा, तो 24-25 को फिर पीटेंगे उसको। और डरा हुआ, बोला कि नहीं आप ही जीत जाइए फिर दोबारा। अभी देखे ना इमरान खान का स्टेटमेंट आया कि फिर से मोदी जीत जाए, ये भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए क्या है? बेहतर। अब वो कह रहा है कि हमको क्यों पीट रहे हो, इलेक्शन तुम्हारे यहाँ है, अब तक हम इतना बार अपराध किए फिर भी नहीं पीटे, तो अब तक में तो इलेक्शन नहीं था, पहली बार इलेक्शन हो रहा है, इसलिए हम पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा आक्रामक हो गए। अभी देखे ना F-16, अमेरिका भी पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया, बोलता है कि मारा ही नहीं है, हम काउंट किए हैं, भारत कह रहा तुम काउंटिंग में गलती कर दी हो, एक जो है बढ़ा रहे, वो बोला है कि एक मार दिए तो इसको हम इतना दिए ही थे, इसके पास इतना कैपेसिटी ही नहीं है कि F-16 बना सके, तो तुम किसको मारे? भारत बोला हम मारे, मेरे पास एविडेंस है, दिखाओ। दिखाएंगे, इलेक्शन बाद दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे। F-16 मार दिया ये बहुत, क्योंकि F-16 का अगर ये साबित हो जाए कि भारतीय सीमा में आया है तो वो अमेरिका उस पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि इसके लिए नहीं दिया गया था अटैक करने के लिए, तो इसलिए ये तो बहुत बड़ा इशू है। तो अभी तो भारत ही झूठा साबित हो रहा है ना, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिला हुआ है। और अमेरिका को शायद ये भी डर होगा कि अगर बोल दे कि ये मार दिया है तो शायद पाकिस्तान फिर आगे हमसे खरीदे ही नहीं, उसको तो बेचना है, उसको बेचना है। तो ये सब डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का भुगतना पड़ता है। ये हमेशा आप कान खोल के रखिए, सिविल की तैयारी करते हैं तो केवल किताब तक सीमित रहिए, जो पेपर है वो आपको हमेशा मदद करेगा। अशोक का धम्म सिद्धांत आप फॉरेन डिप्लोमेसी में अभी भी ला सकते हैं, ऐसा पॉइंट है फॉरेन डिप्लोमेसी में। तो ये सब कान खुला रहेगा, दुनिया में क्या हो रहा है जानते रहिएगा, तब आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए अपने को केवल पीटी तक सीमित न करें, विस्तृत करें। अभी देखिए याद होगा, उत्तर में कौन है? दक्षिण में, पूर्व में, आप केवल बच गया पश्चिम। पश्चिम तो उपटांग है, क्या है? सुतका गेंडोर। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन के 2 मुख्य सेंटर जो थे, 2 मुख्य सेंटर तो अभी पाकिस्तान में ही है। कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगर आपसे ये कहे कि हड़प्पा का सभ्यता का मुख्य क्षेत्र कौन था, मुख्य क्षेत्र कौन सा एरिया, तो वो कहलाएगा सिंधु घाटी। नीचे लिखिए रिलेटेड फैक्ट, संबंधित तथ्य, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखिए मुख्य क्षेत्र, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र, मेन एरिया सिंधु नदी घाटी, सिंधु रिवर वैली एरिया, मुख्य क्षेत्र। ठीक है, नीचे लिखिए मुख्य नगर, मेन सिटीज, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, बोथ इन पाकिस्तान। इनका डिटेल बाद में देखेंगे, जब सबका डिस्क्रिप्शन में आएंगे तब डिटेल देखेंगे। हड़प्पा और पाकिस्तान, बोथ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, बोथ इन पाकिस्तान। ये आपने एक्सटेंट देखा, इसका टोटल एक्सटेंट लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी सीमा दायमाबाद, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर, ये आपने देखा। अब आइए इसके टाउन प्लानिंग पर। टाउन प्लानिंग एक फेवरेट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प्पा के नगर नियोजन देखिए, आश्चर्यजनक है
आज से लगभग 4,500 साल पहले इतना प्लांट बनाया ये लोग नगर को कि आज भी उतना प्लांट नहीं है। आज भारत में जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है वो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट हड़प्पा में था, लेकिन जब स्मार्ट सिटी लिखेगा तो उसमें ये मेंशन कर सकते हैं। भारत का पहला ये अर्बन सिविलाइजेशन था, भारत की पहली शहरी संस्कृति थी, वेल ऑर्गेनाइज सोच समझ के बनाया। और आज के साथ देख रहे हैं जो स्मार्ट सिटी क्यों लाया जा रहा है, सब उल्टा पुल्टा बनाए हुए, एक का खिड़की है दूसरे का दरवाजा, अड़ोसी पड़ोसी लड़ रहा है, ड्रेनेज नहीं है, ड्रेनेज को जाम कर दिया हुआ है, कहीं से कहीं मकान बना लिया, कोई इधर मुंह घुमा लिया, कोई उधर, कोई कह रहा पश्चिम की तरफ दरवाजा होना गलत है, कोई कह रहा उत्तर की तरफ दरवाजा होना है, ईटा का बना लिया, जमीन बना लिया, कहीं बना लिया। ऑर्गेनाइज है क्या? वाटर लॉगिंग सबसे बड़ी समस्या, समझ गए? ये क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है। हड़प्पा में सबसे ज्यादा वाटर मैनेजमेंट पर ध्यान दिया गया, ड्रेनेज पर, ड्रेनेज डेवलप है, वो जानते थे कि पानी और है। और ऐसा ही नहीं, पूरा वेल प्लांट। पहले तो ये जान लीजिए कि टाउन प्लानिंग में पहला फैक्ट लिखिए, हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली शहरी सभ्यता थी, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये पहला फैक्ट है, ठीक है। अब आश्चर्यजनक देखिए क्या है, हड़प्पा के जो 6 बड़े नगर थे ना, सब एक जैसे हैं। एक जैसे मतलब उनके सड़क समकोण पर काट रही है 90 डिग्री पर, उनके घर एक जैसे हैं, दरवाजे खिड़की सब एक जैसे हैं। अभी देखिएगा ग्रीनरी वगैरह, ग्रेट बाथ, ये सब मिलता जुलता है। तो आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि जब उनके पॉलिटी पर जाएंगे हम लोग तो देखेंगे कोई जानकारी नहीं है, कौन लोग शासन कर रहा था इसका आज तक इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि इतना वेल प्लान बनाया 6 शहर को, इसका मतलब कोई सेंट्रल ऑथोरिटी रही होगी ना, सेंट्रलाइजेशन में एक समान होता है ना, तो इसलिए सेंट्रल है, इसलिए वेल प्लान है ये, और 6 शहर एक जैसे दिखते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी खासियत है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनके 6 शहरों की, बड़े शहरों की संरचना एक जैसी थी, स्ट्रक्चर ऑफ द 6 टाउन्स वेयर सिमिलर। इसमें क्या सिमिलरिटी है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। शहर, सभी शहरों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऑल इंपॉर्टेंट सिटीज रोड्स क्रॉस्ड ईच अदर टू 90 डिग्री। मतलब क्या होगा इसका? अब देखिए, ये देखिए 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर कट रहा है, ये रोड गया हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप क्या है? रिजल्टिंग, लिखिए रिजल्टिंग। नगर आयताकार थे, टाउन्स वेयर इन रेक्टेंगुलर शेप। नगर आयताकार थे, ये तो पहली प्लानिंग हो गई। आप देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है, नगर, ये लोग फोर्ट बनाते थे, किला, ये भी प्लान था, इसलिए एग्जाम में पूछता है किला किधर बनता था? ईस्ट साइड ऑफ द टाउन की वेस्ट साइड। और किला में कौन रहता था, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? किला पूर्व में था कि पश्चिम में? फोर्ट्स वेयर इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द टाउन, पश्चिम तरफ किले थे, लिखिए पश्चिम तरफ किले थे। इन द वेस्टर्न साइड दे कंस्ट्रक्टेड फोर्ट्स, जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था, रूलिंग क्लास फैमिली लिव्ड। और पूर्व तरफ निचला शहर था, लोअर टाउन, जहां सामान्य लोग रहते थे, वेयर कॉमन पीपुल लिव्ड। निचला शहर ईस्ट में। ये क्या पूछेगा, किला किधर था? पश्चिम की पूर्व। यही तो तथ्य है जो रिवीजन करने की जरूरत होती है। अब आइए, ये जो फैक्ट लिखे आप, यूपीएससी में पूछा, 4 इसका इंफ्लुएंस निकाल के दिया कि ऐसा जो है कि एक तरफ रह रहा है फोर्ट में रूलिंग क्लास या रिच क्लास, और दूसरे तरफ रह रहा है जनरल पब्लिक। ये क्या शो करता है? समाज में इक्वलिटी थी कि इनइक्वलिटी? ये इनइक्वलिटी को शो कर रहा है ना। कुछ वर्ग रह रहे हैं किले में और कुछ रह रहे हैं, तो ये इनइक्वलिटी, यानी इनइक्वलिटी तो शुरू से है और अब से इनइक्वलिटी है सोसाइटी में। तब ना ये वामपंथी बोलते हैं कि इतिहास में कोई काल स्वर्ण काल नहीं है, नो एज इज गोल्डन एज। जिसके पास पैसा रहा कभी भी या शासक रहा वो, उसके लिए हर काल स्वर्ण युग है, और जो आर्थिक अभाव में रहा उसके लिए कोई काल स्वर्ण युग नहीं है। जैसे आप देखिए कि दिल्ली जैसे शहर, अगर पूछे कि कैसा शहर है, तो डिपेंड करता है आप किससे पूछ रहे हो। जिसकी इनकम 1 लाख रुपए है वो पूछेगा इसका महान नगर कोई है ही नहीं, फिंगर टिप्स पर सब चीजें, खाना भी टोमेटो और जोमेटो से मंगा रहा है, अब तो हमें लगा उससे आ रहा है, सब्जी उब्जी का कोई जरूरत नहीं, सब घर पर आ गया, पेपर आ गया, सब्जी मुंह पर फेंक दिया उसको, आओ घर से हिलने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा लातेहार लोहरदगा जैसे शहर में संभव है? पैसा रहने पर भी होगा, पता चलेगा पैसा उसी को उठा के ले जाएगा, संभव है? तो दिल्ली कैसी नगरी है? अच्छी नगरी है ना। लेकिन जिसका इनकम 10,000 है वो दिल्ली में, उससे पूछोगे दिल्ली कैसी नगरी है? उसका ऑफिस है कनॉट प्लेस में और रह रहा है निरंकारी कॉलोनी में, जाने में भी ऑफिस जाने में 3 घंटा, फिर उधर से स्ट्रगल करके 3 घंटा, मकान में ऐसा रह रहा है, ऐसा मकान में जैसे लग रहा हो रेलवे का बर्फ हो, नीचे में अपने सो रहा, ऊपर में बेटा को सुलाए हुए। उससे पूछे कि दिल्ली कैसी नगरी? महाघटिया नगरी है, ये तो लोहरदगा में हमको 5,000 कोई नहीं दे रहा है, दे देगा तो हम कहां चले जाएंगे? तो डिपेंड क्या ना। तो आप गोल्डन कैसे कहते हैं, गोल्डन कैसे कह दिए? तो ऑर्गेनाइज, तो आप देखिए किस इनकम, तो ये कहते हैं कि हड़प्पा में भी समता, आप देख लो शासक एग्जाम में पूछा किला में कौन रहता था, सभी लोग, एक ऑप्शन देगा नहीं, रूलिंग क्लास और रिच पीपुल, और जनरल पब्लिक इधर रह रहा है। ये भी ऑर्गेनाइज है, किसी भी शहर में नहीं मिला है कि किला पूर्व में हो, इसे तो कहा टाउन प्लानिंग। ऐसा मिलता ना कि कहीं पूर्व में भी मिलता, नहीं मिला। इसका मतलब टाउन क्या थे? वेल प्लान्ड,
वेल प्लान। अब तीसरी विशेषता इस टाउन प्लानिंग की, देखिए हड़प्पा सभ्यता ने सबसे ज्यादा स्वास्थ्य और सफाई को महत्व दिया। हड़प्पा सिविलाइजेशन गेव मोस्ट इंपोर्टेंस टू द हेल्थ एंड हाइजीन। स्वास्थ्य और सफाई को सबसे ज्यादा महत्व दिया, मोस्ट इंपोर्टेंस गिवन टू द हेल्थ एंड हाइजीन। यही वजह है, दिस इज द रीजन। हर मकान के साथ विथ एवरी हाउस नालियों की व्यवस्था थी, द प्रोविजन ऑफ द ड्रेनेज। हर मकान के आगे में ड्रेनेज जाता था, ताकि घर से पानी निकलता था, उसमें जाता था, बह जाता था ड्रेनेज। ऐसा स्वास्थ्य और सफाई को कोई महत्व नहीं दिया जितना कौन दिया? हड़प्पा। इसकी नगर की खासियत। अब देखिए दो इंटरेस्टिंग बिल्डिंग मिली है हड़प्पा में, और इसलिए इन दोनों से एग्जाम में बहुत पूछता है, और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उनको जाने आप। एक इमारत है ग्रेट बाथ और दूसरी इमारत है ग्रेनरी, अन्नागार को हिंदी में कहते हैं। बड़ा कौन था, ग्रेट बाथ की ग्रेनरी? बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसका नाम सुनते ही ग्रेट बाथ तो सोचता होगा कि यही ग्रेट होगा। नाम से मत जाओ, हुमायूं का अर्थ होता है भागवान, और इतिहास में उससे जैसा अभागा शासक कोई नहीं हुआ। ग्रेट बाथ नाम है लेकिन ग्रेट नहीं था। सबसे बड़ी इमारत थी कौन? अन्नागार। अन्नागार। अब एग्जाम का क्वेश्चन, जेपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन अन्नागार, बहुत पूछता है, ऑप्शन में भी पूछता था, गलत सलत भी पूछता है। अब देखिए क्या गलत पूछता है। अब यहाँ पर लिखिए दो प्रमुख संरचनाएं, शहर में दो प्रमुख संरचनाएं, टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इन द टाउन। दो प्रमुख संरचनाएं, पहले ये पहला लिखिए अन्नागार, हिंदी में इंग्लिश में ग्रेनरी। ग्रेनरी, अन्नागार। अब एक एक करके क्वेश्चन के पॉइंट पर आइए। अन्नागार के बगल में दीजिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन हो गया? अन्नागार। बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, अन्नागार हो गया। अब देखिए पहला बिंदु इसमें ये देखिए कि अन्नागार का एविडेंस कहां से मिला, आपसे पूछेगा। हड़प्पा से मिला कि मोहनजोदड़ो से, कि दोनों से? ये दो जगह से मिले। अब तीसरा का भी हाल में पता चला। अन्नागार दो जगह, हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों से मिला। अंतर क्या है तो देखिए, हड़प्पा से 6-6 के दो कतार मिले, एकदम पैरेलल। 6-6 के दो कतार मिले हड़प्पा से, तो टोटल कितने हो गए? तो कितने अन्नागार मिले? 12। मोहनजोदड़ो में क्या है तो देखिए, एक ही अन्नागार मिला, ये फेमस है, एक ही अन्नागार मिला है। इंटरेस्टिंग क्या है तो देखिए, जितना इसका एरिया होता है एक का, एग्जैक्ट सेंटीमीटर मिल जाता है इस 12 को मिला करके। एग्जैक्ट, इसका मतलब प्लानिंग के साथ हुआ होगा तब तो सबसे बड़ा अन्नागार कहां मिला? हड़प्पा में कि मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो से कितना मिला? 1। और हड़प्पा से कितना मिला? 12। आपको बताया कि जेपीएससी क्या गलती की तो देखिए ऑप्शनल में इसने पूछा हड़प्पा में कुल कितने अन्नागार मिले। ये ऑप्शनल का क्वेश्चन था, कभी-कभी जीएस में देता है, बहुत सारे को लगता है कि फालतू के पूछा, फालतू नहीं, सबका इंपॉर्टेंस है। हड़प्पा में कुल कितने अन्नागार मिले, ठीक है? उसमें ऑप्शन कुछ ऐसा दिया था 3, 6, 9, समझ गए? 3, 6, 9 था, 19 नहीं 9, और फिर उसके बाद दिया था 15। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? इसमें एक भी ऑप्शन है? मैथ का तो फॉर्मूला ये बोलता है कि जो नियरेस्ट होगा उसको दीजिए। तो 12 नियरेस्ट है कि 9? इसमें दोनों नियरेस्ट है ना, 3 का इधर भी आता है, 3 का, अच्छा दोनों नहीं होगा जवाब।